नमस्कार दोस्तों। तो ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इसमें अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे और इसके बाद जितने भी सिगमेंटल टेस्ट हैं दृष्टि के वो सारे समाप्त हो जाएंगे। हालांकि फुल लेंथ भी एक टेस्ट सीरीज नंबर 12 जो है मैंने अपलोड कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता शब्द है। तो ये विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र है एक तरीके से। इसको MPIA भी कहते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम कृषि ऋण हिस्सेदारी का संभावित कारण है? तो इसके दो संभावित कारण हैं विकल्प के हिसाब से। पहला ये कि भूमि का सामुदायिक स्वामित्व, इसके कारण भी कृषि ऋण वहाँ कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कृषि ऋण के लिए KCC कार्ड चाहिए, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड तब मिलता है जब भूमि का दस्तावेज दिया जाता है। तो सामुदायिक जब स्वामित्व होगा तो भूमि दस्तावेज देना तुलनात्मक रूप से मुश्किल होता है। तो एक कारण तो ये है भूमि का सामुदायिक स्वामित्व, और दूसरा है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र का छोटा होना। जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र है उसका वो भी छोटा है। तो ये दोनों कारण हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ए और बी दोनों। वैसे किसान ऋण जो भारत में जितने बढ़ते हैं कृषि ऋण, उसका 40% दक्षिण भारत में किसानों को दिए मतलब मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो मात्र 2% है। तो इसी से पता चल जाता है कि कम वहाँ कृषि ऋण वितरित हो रहा है। तीसरा, विदेशी ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारत की तुलना में चीन पर GDP अनुपात में बाहरी ऋण अधिक है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लिए कथन सही होता है। अमेरिका पर GDP अनुपात में बाहरी ऋण अधिक है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। क्योंकि अच्छा, चीन को छोड़ करके जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसका GDP अनुपात ज़्यादा है। वैसे अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। तो पहला कथन गलत। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है? विदेशी वाणिज्यिक ऋण भारत के बाहरी ऋण का सबसे बड़ा घटक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत जितना वाणिज्यिक ऋण लेता है तो बाहरी ऋण सबसे बड़ा घटक है उसका। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। केवल दो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन, प्रधानमंत्री यानी PMJ के लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य सरकार द्वारा गरीबी आकलन सर्वेक्षण आधार पर की जाती है। जी नहीं, गलत। जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, SECC 2011, उसके आधार पर आकलन किया जाता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जय तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा कवर प्रदान नहीं करता है। तो ये गलत है। माध्यमिक और तृतीय दोनों के लिए करता है। तो विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कुल रिजर्व के बढ़ते हिस्से में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के निम्नलिखित घटकों को व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हिस्से में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा है वो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है। तो 3 नंबर पहले हो जाएगा। ए और डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है गोल्ड, इसके बाद स्वर्ण भंडार है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के बाद स्वर्ण भंडार है, तो 3 के बाद हो जाएगा 1। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, और तीसरे नंबर पे आएगा रिजर्व ट्रेंच स्थिति। तो 3 1 2, 3 1 2 ये विकल्प नंबर सी में इसका है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में जो लास्ट में बच गया विशेष आहरण अधिकार, तो ये सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट। सबसे कम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन विनियामक सहिष्णुता का संभावित प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी फॉरवियरेंस? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प 4 हो जाएगा। बैंकों का अपपूंजीकरण, ये विनियामक सहिष्णुता का संभावित प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। प्रतिकूल मतलब नकारात्मक प्रभाव। जो भी उधार, और कंपनियों का कमजोर कॉरपोरेट प्रशासन, और सदाबहार ऋण, ये चारों जो हैं वो विनियामक सहिष्णुता यानी रेगुलेटरी जो एडवर्स मतलब रेगुलेटरी फॉरवियरेंस का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ सकता है चारों का। विकल्प डी इसका आंसर सही हो गया। 7 नंबर, आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, बजट के बारे में एक दो चीज़ और है, जैसे आर्टिकल, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये बहुत हिट रहता है, बार बार आता है कि रेल बजट को कब से अलग किया गया बजट से। तो रेल बजट को 1924 से अलग कर दिया गया था। 1924 में ही बजट, मेन बजट जो होता है उससे रेल बजट को अलग कर दिया गया था। हालांकि अभी फिर भी मिला दिया गया है। सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री थे तब ये मिला दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बजट क्या पूछा जाता है, क्या बजट संविधान में बजट की चर्चा है? तो नहीं, संविधान में बजट कहीं पर वर्णित नहीं है। संविधान में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहा गया, लेकिन हम लोग बोलचाल में उसको बजट कहते हैं और बोलचाल में ये बातें यूज होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि दशक का सबसे पहला जो बजट था, ये जो बजट पेश हुआ है 2020-21 में, दशक का सबसे पहला बजट था और पहला डिजिटल बजट भी था, डिजिटल संघीय बजट। मतलब संघ का जो बजट अभी तक डिजिटल कभी प्रस्तुत नहीं हुआ था। एक टैबलेट लाई थी निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, लाल कपड़े में लपेट करके, तो ये डिजिटल बजट था। तो ये सारे पॉइंट है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, स्टेट में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में, यानी कि बजट जो प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान के कितने नंबर आर्टिकल में इस बात का वर्णन किया गया है? तो आप मुझे बताइएगा। विकल्प दे देता हूँ, 201, 202, 203, ये तीनों में से कोई एक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बजट प्राक्कलन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में 137% की वृद्धि की गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। बजट प्राक्कलन 2020-21 की तुलना में 21-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 137%। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? तो राज्यों का सही बढ़ता क्रम बताना है और उच्चतम जनसंख्या के संदर्भ में। तो इसका सही बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? पहले पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन है भारत में कृषि यंत्रीकरण 50% से नीचे है। तो एकदम बिल्कुल सही है ये अभिकथन। 45% है दरअसल कृषि यंत्रीकरण, मतलब एग्रीकल्चर मशीनीकरण जिसको कह सकते हैं। कारण, छोटी जोतों, बिजली की पहुंच, ऋण लागत और प्रक्रियाओं, बिना लाइसेंस के बाजार और कम जागरूकता कृषि मशीनीकरण में कमी के कुछ कारण हैं। तो ये कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, दोनों व्याख्या भी करता है, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं। भारत में कृषि यंत्रीकरण 45% है, यूएसए में 93% है, और ब्राज़ील की बात करें तो 75% है। ब्राज़ील से इसलिए तुलना किया जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स में ब्राज़ील भी है और ब्राज़ील भी भारत की तरह उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चाइना की बात करें जो हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, 57% है। तो ये जो डेटा है ना कि यूएसए का 93% कृषि मशीनीकरण है, ब्राज़ील का 75% कृषि मशीनीकरण है, चाइना का 57% मशीनीकरण है और भारत का 45% कृषि मशीनीकरण है, ये निबंध में भी बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण निबंध लिखने के लिए जब कृषि पर निबंध लिखेंगे। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो जयदीप भटनागर ने संभाला। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 12, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया? तो श्रीलंका के हवाई प्रदर्शन में भाग लिया था। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आर्कटिक एम, और किसने लॉन्च किया है? रूस ने। अच्छा, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? रोसकॉस्मोस नाम है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया और एक अलग से फैक्ट मिला। 15, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 75% स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया है। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन था? तो निजी क्षेत्र में
स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, फर्स्ट राज्य। इसने ही सबसे पहले निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण की बात की और लागू भी किया। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। और हरियाणा में 75% है। जितने 50,000 से कम सैलरी वाली नौकरी रहेगी हरियाणा में, तो 75% स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नियम बन गया है। 16, मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है। तो ये संबंधित है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड कल्याण योजना है, दूसरी साइड संबंधित है। मतलब कौन सा कल्याण योजना किससे संबंधित है और जो सही नहीं है वो देखना है। तो जो सही है पहले देख लेते हैं। नई रोशनी योजना जो है अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। कपिला कलाम कार्यक्रम जो है बौद्धिक संपदा से संबंधित है। समर्थ योजना जो है वो कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। जबकि मिशन कर्मयोगी का संबंध है सिविल सेवा क्षमता निर्माण हेतु। जो सिविल सेवक हैं उनके क्षमता निर्माण हेतु ट्रेनिंग देने के लिए। जबकि यहाँ इसके लिखा हुआ इसके सामने रेलवे कर्मचारी, तो ये गलत हो गया। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो सही है सिर्फ उसको मैं पढ़ देता हूँ। GVA इक्वल टू GDP माइनस प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। फिर से बोलता हूँ, GVA का फॉर्मूला क्या होता है? GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। तो GVA निकल जाता है। जब हम GDP में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो GVA निकलेगा, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकलता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 19, भारत में आर्थिक और सामाजिक नियोजन एक विषय है। तो क्या है? ये समवर्ती सूची का एक विषय है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुई? तो 1954 में ही उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना शुरू हो गई थी। और 2 जिले थे। कौन कौन से जिले थे? मुजफ्फरपुर और सुल्तानपुर। मुजफ्फरपुर और सुल्तानपुर निगम, ये दोनों में सही शुरू हुआ था। 21 नंबर, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को उनके उपयोग के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनने के लिए तो कैसे चुनेंगे? सबसे ज़्यादा जो सब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है, करीब करीब 74.9%। तो 2 नंबर पहले हो जाएगा। 2 नंबर बी और डी 2 विकल्प में है, यानी एक ए और सी तो होगा नहीं, तो दोनों एलिमिनेट कर देते हैं। अब नलकूप के बाद जो कृषि सिंचाई की बात होती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद स्थान आता है कैनल का। कैनल मतलब नहरों का। तो 2 के बाद 4 हो जाएगा। तो 2 के बाद 4 विकल्प बी में है। तो आंसर तो हमें मिल गया, विकल्प बी है। लेकिन और देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है 74.9%। उसके बाद स्थान आता है कैनाल का, यानी नहरों का। 15.2% सिंचाई कृषि सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। तीसरा स्थान आता है वेल्स यानी कुओं का। और चौथा स्थान आता है पॉन्ड्स यानी पॉन्ड्स और लेक्स का 0.5%। अब 22 नंबर, स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन जो है इसमें, स्वास्थ्य सातवीं अनुसूची की संवर्ती सूची का एक विषय है। जी नहीं, संवर्ती सूची का विषय नहीं, राज्य सूची का शायद विषय है। तो पहला का तो गलत हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम आउट ऑफ पॉकेट व्यय की गणना से बाहर रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था स्वास्थ्य पर कि बजट में 21-22 में कितने % की वृद्धि की गई है स्वास्थ्य और मानव मतलब स्वास्थ्य कल्याण पर? तो 137% की वृद्धि की गई है। ये फैक्ट याद रखना है। 23, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वर्ष 2020 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति के कारण ऊपर था। तो ये गलत हो गया। दरअसल उसका कारण था ईंधन एवं विद्युत में जो गिरावट हुई थी, ये कारण था। तो विकल्प 1 तो गलत हो गया। दूसरा, कोर मुद्रास्फीति भोजन और ईंधन के कारण मुद्रास्फीति की गणना नहीं रखती है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा, थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो थोक मूल्य सूचकांक में याद रखना है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ वस्तु शामिल होते हैं। और कोर मुद्रास्फीति जो होती है उसमें भोजन और ईंधन के कारण मुद्रास्फीति की गणना नहीं रखती है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया 2 और 3। 24 नंबर, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 22 में के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई योजना महिला सामर्थ्य योजना हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश में जो महिला सामर्थ्य योजना शुरू किया जा रहा है उसके लिए बजट का प्रावधान है 200 करोड़। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है, और 200 करोड़ सीधा सीधा फिगर भी है। 25 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित धर्मों की जनसंख्या का सही अवरोही क्रम बताना है। सही अवरोही क्रम, तो अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो ईसाई की जनसंख्या, विकल्प सी इसका आंसर है। ईसाई की जनसंख्या है 2.30%। उसके बाद सिख का जनसंख्या है 1.72%। उसके बाद बौद्धों की जनसंख्या है 0.70%। और उसके बाद जैनों की जनसंख्या है 0.37%। यानी सबसे कम जैन धर्म वालों मानने वालों की संख्या है, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म वालों मानने वालों की, फिर सिख धर्म और फिर ईसाई धर्म। 26 एक्स डिजर्ट फ्लैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो जो सही है सिर्फ उसको पढ़ देते हैं। इस अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा किया गया। कौन सा अभ्यास? एक्स डिजर्ट फ्लैग। तो विकल्प 2 जो है वो सही है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्यों गलत हुआ 1 और 3? तो पहले पढ़ते हैं 1 नंबर। यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय बृहद सैन्य बल संलग्न युद्ध अभ्यास है। किसके बारे में बोल रहा है? एक्स डिजर्ट फ्लैग के बारे में। तो ये जो है ना, ये द्विवार्षिक जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक ये वार्षिक स्तर पर चलता है, तो इसलिए द्विवार्षिक बोल दिया, इसलिए गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत हुआ? यह दूसरी बार है जब भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग ले रही है। नहीं, ये पहला टाइम था जब एक्स डिजर्ट फ्लैग इस तरह के जो अभ्यास हो रहे हैं इसमें भारतीय सेना भाग ले रही है, इसलिए गलत हो गया था। 27 निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की थी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश समिति ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने के लिए सिफारिश किया था। सूर्य प्रकाश समिति याद रखना है। 28 श्रवण क्षमता पर विश्व रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? रिपोर्ट को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो WHO द्वारा प्रकाशित किया गया है। कौन सा रिपोर्ट? क्षमता श्रवण क्षमता पर विश्व रिपोर्ट एक आई है, तो WHO ने जारी किया है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक 4 में से 1 व्यक्ति कुछ हद तक श्रवण क्षमता के ह्रास का शिकार होगा, यानी सुनने की क्षमता के ह्रास का शिकार होगा। तो दूसरा जो है वो सही है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 3 मार्च एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, 3 मार्च को विश्व श्रवण क्षमता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, 3 मार्च विश्व श्रवण क्षमता दिवस। और ये श्रवण क्षमता पर विश्व रिपोर्ट किसने निकाला है? WHO ने निकाला है। कह रहा है 2050 में 4 में से 1 व्यक्ति होगा जो एक तरीके से बहिरा होगा, क्योंकि श्रवण क्षमता ह्रास हो जाएगी। अब 29 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो 2023 में, भारत ने ही दरअसल अनुरोध किया था कि मोटे अनाज के लिए वर्ष होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 में होगा, ये संयुक्त राष्ट्र का। और बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 जो भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट प्रजाति वर्ष, तो ये 2024 में मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कुटीर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि वर्ष ये है 2022 का। एक बार फिर से बोल देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2021 जो अभी चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट प्रजाति वर्ष 2024 और अंतर्राष्ट्रीय कुटीर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि वर्ष 2022 है, यानी अगले वर्ष। ये क्या था? ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 30 नंबर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट 2021 के शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो 12 भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। किस चीज़ में? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट 2021 में। वाइज सब्जेक्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है। 31 केंद्रीय बजट 2021 से 22 रेलवे के लिए कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव करता है? तो 21-22 में जो केंद्रीय बजट हुआ है 21-22 का, रेलवे के लिए 1,10,55 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये ध्यान रखना है। तो विकल्प तो एक ये हो गया। अच्छा, एक फैक्ट अभी हमने बात की थी कि 1924 में एक वर्ग समिति की सिफारिश पर रेलवे के बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया था, हालांकि अभी फिर शामिल कर दिया गया है। अच्छा, उस समय तर्क क्या दिया गया था कि
रेलवे एक निगम है जो अपना आय सृजन करता है, इसलिए उसका बजट भी खुद होना चाहिए, ठीक है। तो इस वर्ष 21-22 में 1,10,55 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है सरकार के द्वारा। अभी ये हमने एक बात पढ़ा था कि स्वास्थ्य और कल्याण पर भारत सरकार ने कितने परसेंट की वृद्धि की है खर्च की, तो 137% की वृद्धि की है। तो ये भी बात शॉर्ट रिवीजन हो गया। 32, स्वामित्व योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो स्वामित्व योजना 2020 में शुरू की गई है। ये भूमि के मालिकाना डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है, तो याद रखना है। 33, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, विकल्प सी। 34, शिक्षा अनुसंधान और विकास आदि से संबंधित गतिविधियां आती है, तो ये आती है चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आती है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 35, किस राष्ट्र की आय का शुद्धतम रूप प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद से, यानी कि एनएनपी से प्राप्त किया जाता है। 36, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय शामिल नहीं होती है, तो ये गलत हो गया क्योंकि शामिल होती है। अब नेक्स्ट क्या है, HDI 2019 में भारत 131वें स्थान पर था, तो ये सही है। तीसरा, HDI को महबूब उल हक और इंगे कॉल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। देखिए ये इंगे कॉल लिखा हुआ है ना, इससे बहुत कन्फ्यूजन होगा, हालांकि मैंने इसको चेक किया है तो ये सही है। तो अब व्याख्या में भी लिखा हुआ है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया, यानी कि विकल्प बी। 37, भारत के 8 प्रमुख कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो ये देखिए ये सब एकदम याद रखने का इकोनॉमिक्स में 8 कोर उद्योग है। इसमें तो जो शामिल है मैं पहले पढ़ देता हूँ, वैसे इसमें सारे शामिल हैं, प्राकृतिक गैस, विद्युत, सीमेंट, उर्वरक, ये 4 तो है ही, 4 और है। 4 और कौन कौन सा है, कच्चा तेल, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और कोयला। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो 8 कोर उद्योग हैं आप भी रिवीजन अपने नोट्स में कर लीजिएगा, प्राकृतिक गैस, विद्युत, सीमेंट, उर्वरक, कच्चा तेल, स्टील, कोयला और रिफाइनरी उत्पाद। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री के मतलब सेक्टर हैं। 38, सूची 1 को 2 से मिलाना है। यूपी में कल्याणकारी योजनाएं और वर्ष, तो अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना 2007 में शुरू हुई, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 2012 की है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2006 का है, नहीं 2005 का है, और पंचायत मित्र योजना जो है 2006 का है। तो ऐसे करके है ये, इसको लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। 39, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बहुत महत्वपूर्ण और आसान है, ध्यान रखना है, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये BEO का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अच्छा, वर्गीकरण का आधार क्या है, ये जो 9 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, मृदा है, वर्षा है, पानी है, तापमान है और ह्यूमन रिसोर्स भी है, मतलब कि जो श्रम है, ये 5 वर्गीकरण के आधार हैं, लेकिन है 9। 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो बिहार है, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, दूसरा स्थान किसका आता है, बंगाल का, और तीसरा स्थान केरला का है जनसंख्या घनत्व में, तो याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथा। फिर से बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार का है 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा स्थान बंगाल का, तीसरा स्थान केरला का, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का। 41, घरैकी पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम और विकास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये उत्तराखंड द्वारा की गई है। नाम ही कैसा है, घरैक, क्या है भाई, घरैकी पहचान चेलिक नाम, तो ये एक योजना है, कार्यक्रम है, उत्तराखंड ने शुरू किया, उत्तराखंड सरकार ने। 42, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने भारत में मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार यानी MTRC प्रणाली शुरू की है, पहली बार शुरू की है, ये बात याद रखना है। और किसने शुरू की है, वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे ने शुरू की है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 43, 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था, तो ये रेड राइस, लाल चावल को निर्यात किया गया था, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, इससे पता चलता है इसमें मार्च के करेंट अफेयर हैं। 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, पहला है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो FAO द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है फूड वेस्ट रिपोर्ट, किसके द्वारा किया गया है,
अब कहीं ऐसा नहीं कि फूड से पता चले कि हाँ यही कर लिया गया है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस WRAP जो है ना, WRAP, ये दोनों मिल करके फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी किया है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल सही है। मतलब ये हुआ कि ये जो रिपोर्ट निकाला गया है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, जिसको निकाला है यूनेप और WRAP ट्रैप ने, इसके अनुसार ये बताया गया कि भारत में प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम घरेलू खाद्य अपशिष्ट, मतलब घरेलू खाद्य को बर्बाद करते हैं। ये बात हुआ, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। 45, निम्नलिखित में से किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो 2020 से सम्मानित किया गया था किसे? मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया था। तो ये और भी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर टेस्ट सीरीज में ये मिल रहा है। तो बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। अच्छा, एक इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने एक आलोचना लिखा है मोहन कृष्ण बोहरा ने, क्या नाम है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तो ये आलोचना है एक प्रकार का, इसीलिए इनको बिहारी पुरस्कार सम्मान 2020 दिया गया है। अच्छा, ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, 1991 से। और बिहारी लाल चौबे के नाम पर ये दिया जाता है। बिहारी तो थे, एक कवि थे। अगर आपका ऑप्शनल साहित्य है हिंदी साहित्य तो आपको जरूर पता होगा। 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। एक पट्टिका दी जाती है बिहारी पुरस्कार में, और एक प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र बोलते हैं, प्रशंसा का पत्र लिखा हुआ रहता है उसमें। और सबसे पहला जो बिहारी पुरस्कार मिला था 1991 में, डॉक्टर जयंत सिंह नीरज को मिला था। तो ये कुछ नोटेड पॉइंट थे, तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बता दिया। 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? तो वित्त आयोग और अध्यक्ष है, तो कौन सही नहीं है उसको पकड़ना, जो सही सही है उसको देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है के संथानम, अरे पहला ही गलत हो गया। पहले भी का वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, तो ये पहला ही गलत हो गया, पूछ रहा था यही। तो आगे देख लेते हैं। छठा क्या है? के प्रहलाद रेड्डी। 11वां AM खुसरो रहे हैं। 15वां NK सिंह, तो याद रखना है 15वां NK सिंह। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। NK सिंह तो दे देगा 15वें वित्त आयोग का, तो आप जरूर टिक लगा लेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर समय ना NK सिंह ही लिखा हुआ है। NK सिंह का अगर पूरा नाम दे देगा तो क्या हम बना पाएंगे सही सही? जरूर बना पाएंगे, बस आपको पता क्या करना है। NK सिंह का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है? N का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है? सिंह तो सिंह ही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज अगर आया तो कन्फ्यूज ऐसे कर सकता है। एक टेस्ट सीरीज में देखा था इसलिए बोल रहा हूँ। 47, अभी कथन क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार भारत में भूमि सुधारों का संपूर्ण प्रयास एक बड़ी विफलता माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि सार्वजनिक जीवन में व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक पाखंड और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व की विफलता भारत में भूमि सुधारों की विफलता का एक कारण है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही कारण है। बहुत ही मतलब कड़वा सच है ये। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 48, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर लक्षित व्यय है। तो 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ना, तो बोला गया है कि GDP का 6% उस पर खर्च किया जाएगा। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया है। 49, निम्नलिखित में से कौन भारत में शर्करा के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य का सिफारिश करता है? शर्करा मतलब चीनी के लिए, शुगर के लिए। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ फॉर शुगर इन इंडिया? तो शुगर के लिए मतलब पारिश्रमिक मूल्य की सिफारिश करता है, उचित पारिश्रमिक मूल्य की। तो ये कौन करता है? ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। 50, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1989 में, 1989 में किया गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, FATF का जो जिसको अभी पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है FATF के द्वारा, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है FATF का? आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका स्थापना 1989 में हुआ था। एक आमन नंबर भी पढ़ ही देते हैं। वस्तु की मांग प्रभावित नहीं होती है, तो किससे प्रभावित नहीं होती है? पहले वस्तु की मांग जिससे प्रभावित होती है उसको पढ़ देते हैं। व्यक्ति के हित और प्राथमिकताओं से प्रभावित होती है मांग। हमारा हित और प्राथमिकता क्या है, उससे हम मांग करेंगे या नहीं करेंगे? वस्तु की कीमत क्या है? पैसा कम है और वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो हम मांग प्रभावित होगी। व्यक्तिगत उपभोक्ता की आय, हमारी आय कितनी है इस पर निर्भर करेगा कि हम मारुति खरीदते हैं या साइकिल।
तो ये बी सी डी तीनों तो प्रभावित करता है वस्तुओं की मांग की, लेकिन उपभोक्ता की मांग ये कोई पॉइंट नहीं है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये प्रभावित नहीं करता है। देखिए थोड़ा ना मतलब प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधित समस्या था, इसलिए बीच में वीडियो नहीं आया, तो नाराज़ नहीं होना है। मैं जितने भी हैं सारे मैं अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम से 2 सप्ताह पहले ही, 1-2 सप्ताह पहले ही। तो धन्यवाद आपको, और मेरा मेहनताना यही है कि आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। धन्यवाद।